Hi, this is Amit from Net Ambition. So in this video lecture, we are looking into the .NET architectures. So .NET architectures में सबसे पहले देखते हैं कि .NET एक्चुअली में है क्या. So कुछ बच्चे इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं. तो .NET कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट ये एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क जो आपको कलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस प्रोवाइड करता है, आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो. वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन. एक आपको सिंगल प्लेटफॉर्म ये एक डेवलप करके देता है. तो डॉट नेट जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उसने उसको डेवलप किया था 2000 में. इसका फर्स्ट बीटा वर्जन था. ये बीटा वर्जन यानी कि हम कुछ यूजर्स को रिलीज कर देते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं तो हम चेंजेस कर देते हैं. और जो फाइनली वर्जन था वो किया गया था 2002 में. तो डॉट नेट आर्किटेक्ट जो डॉट नेट है वो 2002 में रिलीज कर दिया गया था, उसका फाइनल वर्जन. सो डॉट नेट एक्चुअली में ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी कि डॉट नेट उसको डेवलप करना पड़ा. हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक बिजनेस कंपनी है, वो बिजनेस करती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है. अगर हम कोई बिजनेस प्रोडक्ट कोई डेवलप कोई लॉन्च करते हैं तो पहले हम रिसर्च करते हैं मार्केट में कि यूजर्स को क्या चाहिए. अगर हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट ही बनाते रहेंगे तो उसको कोई खरीदेगा नहीं. सो डॉट नेट इसलिए बनाया गया. 2000 से पहले बहुत सी लैंग्वेजेस पॉपुलर थी, उसमें से थी सी प्लस प्लस, जावा और पीएचपी. ये कुछ ऐसी लैंग्वेज थी जो बहुत ट्रेंड कर रही थी, खासकर जावा बहुत ट्रेंड कर रही थी उस टाइम. अब ये दिक्कत यहाँ पर ये थी कि जिसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है वो सी प्लस प्लस सीखता था, जिसको मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है वो जावा सीखता था, और जिसको वेब टेक्नोलॉजी या वेब एप्लीकेशन बनानी है वो पीएचपी सीखता था. तो यहाँ पर दिक्कत ये थी कि लैंग्वेजेस क्या था, एक डोमेन स्पेसिफिक थी कि डेस्कटॉप के लिए आप सी प्लस प्लस ही यूज़ करते हैं. एक्चुअली हम यूज़ कर सकते हैं इसको मोबाइल के लिए सी प्लस प्लस को भी, बट उस टाइम क्या है, यूज़र को डेवलपर को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, क्योंकि ये जो डिज़ाइन किया गया था डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, और जावा डेवलप किया गया था उसको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, पीएचपी था वेब टेक्नोलॉजीज के लिए. अब उस टाइम एक और दिक्कत ये थी कि अगर जिसको सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस आती है, वो अगर मोबाइल पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता है तो उसको स्विच करना पड़ता था जावा पे, उसको जावा भी सीखनी पड़ती थी. अगर उसको वेब एप्लीकेशन बनानी है तो उसको फिर स्विच करना पड़ता था पीएचपी पे. हर बार एक नई टेक्नोलॉजी सीखना पड़ता था. यही चीज़ कैच किया माइक्रोसॉफ्ट ने कि डेवलपर को बार बार किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पर जाना पड़ रहा है, तो हम क्यों ना एक सिंगल प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पर रहकर यूज़र को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, चाहे वो किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बनाए. हम उनको सिंगल प्लेटफॉर्म एक डेवलप करके देंगे जहाँ पर वो उसमें डेवलप उस प्लेटफॉर्म पर रह के ही किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को डेवलप कर सके. तो वो था हमारा डॉट नेट. इसको समटाइम बोल देते हैं नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज. कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है फुल फॉर्म का, कुछ जगह देखने को मिलेगा आपको नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी. इसको एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है डॉट नेट का फुल फॉर्म क्या होता है. इसके गोल्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या है, मेनली वही चीज़ है. वेब एप्लीकेशन बनाना हो तो आप डॉट नेट का यूज़ कर सकते हो. विंडोज़ के लिए भी आप जो विंडोज़ एप्लीकेशन होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बोलते हैं, उसके लिए भी आप डॉट नेट का यूज़ कर सकते हो. मोबाइल एंड्रॉयड आईओएस उनके लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हो. और फीचर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि आपको लेस कोडिंग करनी पड़ती है, कोड रिलायबिलिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, डेवलप डिप्लॉयमेंट मिलता है. जो मेन चीज़ का फीचर है ना वो है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी. इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट जानना जरूरी है कि लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी है क्या. एक्सपोज कीजिए कि 2000 से पहले हम मुझे एक मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, और ऑफ कोर्स है उस टाइम जावा थी तो मोबाइल के लिए तो मुझे जावा डेवलपर चाहिए. ओके, एंड वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, कम टाइम में फिनिश करना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दो डेवलपर हायर कर लूँ उसको. तो यहाँ पर क्या था कि दोनों ही डेवलपर को जावा डेवलपर होना पड़ता था, क्योंकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ और जावा में. बट डॉट नेट में ऐसा नहीं था. डॉट नेट में अगर मैं कोई मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि सेम ही डेवलपर, सेम लैंग्वेज के डेवलपर वहाँ पर आए. डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के डेवलपर भी सिंगल प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं. यही कहती है हमारी लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी, यही है डॉट नेट की ब्यूटी. चाहे आपको सी प्लस प्लस आती है, आपको जावा आती है, उसके बाद भी आप सिंगल प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो. ये है लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी. इसको हम कैसे अचीव करते हैं, हम आगे आने वाली स्लाइड्स में भी देखेंगे इसको. अब जो डॉट नेट क्या है एक्चुअली में, मैंने बताया आपको एक सिंपली फ्रेमवर्क है. ये है डॉट नेट, हमारा फ्रेमवर्क है. और ये कोई पैकेज है, जैसे आप कोई सामान लेकर आते हो ना, एक पूरा पैकेज आता है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं.
तो यहाँ भी एक पैकेज है, यहाँ पर क्या मिलेंगी, आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी, आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी, आपको टूल्स मिलेंगे। तो ये टूल्स वो होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। लाइब्रेरीज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। लैंग्वेज क्या है, ये हमारी लैंग्वेजेस है। माइक्रोसॉफ्ट ने जब डॉट नेट को डेवलप किया था तो उन्होंने 11 नई लैंग्वेज बनाई थी। ये इनको बोलते हैं डॉट नेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। बट ये लैंग्वेज इतना नया नहीं था कि बिल्कुल मार्केट में नई आई है, नोवेल है, नहीं। ये अल्टरनेट थी उन लैंग्वेजेस की जो मार्केट में पहले से ही ट्रेंड कर रही थी। तभी तो ये इनको डॉट नेट का लोग यूज़ करेंगे। अगर डॉट नेट आ गई है और वो बिल्कुल नई लैंग्वेज यूज़ कर रही है तो फिर से जो डेवलपर है उनको मशक्क़त करनी पड़ेगी कि दोबारा सीखना है। तो इनका यही पर्पस था। जैसे ये जो सी शार्प है, सी प्लस प्लस डॉट नेट है, ये अल्टरनेट थी सी प्लस प्लस की। यानी कि अगर कोई डेवलपर जिसको सी प्लस प्लस आती है उसको सी शार्प वो यूज़ कर सकता है। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल लैंग्वेजेस थी। सी प्लस प्लस तो बिल्कुल ही उसका हूबहू था। यानी कि अब उसको डॉट नेट पे स्विच करने के लिए कोई नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। जो सी प्लस प्लस आती है उसी नॉलेज का यूज़ करके वो यहाँ पर सी प्लस प्लस डॉट नेट को उसके ऊपर काम कर सकता है। और अब अगर वो सी प्लस अगर डॉट नेट पर आ गया है तो वो सिर्फ डेस्कटॉप नहीं, आप इसका यूज़ करके मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकता है और वेब एप्लीकेशन भी बना सकता है। तो ये 11 लैंग्वेज है जो डॉट नेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो यहाँ पर कोई भी डेवलपर अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकता है। अब जैसे कोई जावा डेवलपर है, कोई सी प्लस प्लस डेवलपर है और वो जाना चाहता है डॉट नेट पे, तो जावा के लिए यहाँ पे एक अल्टरनेट है जे शार्प। उसको ये नहीं कि बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है, नहीं। सी शार्प के लिए सी प्लस प्लस डॉट सॉरी सी प्लस प्लस के लिए यहाँ पे सी प्लस प्लस डॉट नेट है, सी शार्प है। तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है और मुझे चाहिए जावा के, बट डॉट नेट में क्या है, आप यहाँ पर एक एक वो डेवलपर ले लिया जो सी शार्प पर काम कर रहा है, एक वो डेवलपर लिया है जो जे शार्प पर काम कर रहा है, तो दोनों ही एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये ब्यूटी है यहाँ पर लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी की। तो 11 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और ये अल्टरनेट थी हमारी जो लैंग्वेज उस टाइम मार्केट में थी, ताकि यूज़र को डॉट नेट पे स्विच करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वही है ना, अगर आप प्रोडक्ट थोड़ा डिफिकल्ट बनाओगे तो लोग यूज़ नहीं करेंगे। जब भी कोई बिजनेस प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल लोगों को ईज करता है। अब लिनक्स फ्री है बट विंडोज़ आपको पैसा देता है, विंडोज़ के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। और विंडोज़ देखो कई बार ना ये आता भी है यार, लिनक्स अच्छी है या विंडोज़ अच्छा है। ये सब्जेक्टिव होता है। अगर कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो वो विंडोज़ असिस्ट कर रही है उसको बिल्कुल ईजिली कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, आपको ईजी है चलाने में। लिनक्स वो कमांड बेस्ड है, उसमें कमांड भी आपको देना पड़ सकता है, सब कुछ मैनुअल करना पड़ता है। वो वहाँ पर फिजिबल नहीं है। टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए लिनक्स ईजी है, बट आपको सिर्फ काम करना तो वहाँ पर विंडोज़ वहाँ पर आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। अब जो हम एक्चुअली में कोड जहाँ पर डॉट नेट में एक्चुअली में कोड इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आईडीई। एक एडिटर भी होता है, कोड एडिटर, ध्यान रखना। तो इनमें डिफरेंस भी कई बार आपको पता होना चाहिए। एडिटर सिर्फ कोड को एडिट करता है, बट आईडी क्या होता है, कंप्लीट पैकेज होता है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं आपको आईडी में ही मिलेंगे। इसका मतलब आपको आईडी में ही टोटली डेवलपमेंट कर सकते हो। डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, टेस्टिंग करनी है, अपना प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है ये चेक करना है, तो ये सब कुछ आईडी में आप कर सकते हो। और डॉट नेट ये विजुअल स्टूडियो एक आईडीई है जिसके आप डॉट नेट के जो कोड है यहाँ पर ही इम्प्लीमेंट करते हो। स्टूडेंट्स वर्जन इसका फ्री, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इसको। इसका कोड आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे थे डॉट नेट आर्किटेक्चर की। अब आपको पता लग गया कि डॉट नेट क्या है। सिंपली एक फ्रेमवर्क है जो आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करता है कि आप कोई भी लैंग्वेज चूज कीजिए, कोई भी लैंग्वेज चूज करके कोई भी एप्लीकेशन बनाइए। ये इसका ईज है और ये है इसका आर्किटेक्चर। एग्जाम में आर्किटेक्चर बहुत पूछा जाता है। अभी यही जो सेम स्लाइड है मैं आपको सबसे लास्ट में भी दिखाऊंगा। अगर आप फर्स्ट इस पे आप फर्स्ट साइड देखते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, सब चीज़ें नई है, इसलिए मैंने यही स्लाइड एक लास्ट में भी रखी है ताकि उस टाइम आप देखोगे तो समझ में आएगा। ब्रेक डाउन करेंगे बिल्कुल इजीली तरीके से। आपको समझाने के लिए मैंने डॉट नेट आर्किटेक्चर को 3 सब कंपोनेंट में ब्रेक किया है। ये कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा बट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं अपने लेवल पर ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। तो पहला है लैंग्वेज, दूसरा है लाइब्रेरी, तीसरा है CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जो आर्किटेक्चर का मेन कंपोनेंट यही है हमारा पूरा आर्किटेक्चर। लैंग्वेज की बात करें तो मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस देता है। 11 ऑफिशियल लैंग्वेज है डॉट नेट के पास में। अब वो कहता है कि ठीक है, आपको विंडो फॉर्म एप्लीकेशन बनानी है यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है तो लैंग्वेज में सब मॉड्यूल है विन फॉर्म, आप इसका यूज कीजिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए।
ओके, आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है तो आप ASP डॉट यूज कीजिए। ASP होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। आप इससे क्या कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे फेसबुक टाइप से, व्हाट्सएप टाइप से। अब कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती है मोस्टली जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए, तो अगर आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो आप ADO यूज कीजिए। ADO क्या होता है, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट, तो ये डेटाबेस से आपको कनेक्ट कर देता है आपकी वेब एप्लीकेशंस को। अलग अलग मॉड्यूल यूज होते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, बट ये सिंगल प्लेटफॉर्म है। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज मॉड्यूल जहाँ पर हम एक्चुअली में अपना कोड लिखते हैं। फिर दूसरा आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है, सिंपल कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड मेथड्स। अब जैसे सी आप यूज करते हो तो उसमें एक फंक्शन है प्रिंट। हमने तो डिफाइन नहीं किया, हम तो सिर्फ इसको यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं और वही प्रिंट हो जाती है। तो प्रिंटफ क्या है, पहले से डिफाइंड है। डेवलपर जो उसका जो प्रोग्राम जिसने लैंग्वेज बनाई है वो उसने पहले से ही वहाँ पर उसको डिफाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है। हमें तो सिर्फ यूज करना है भाई। तो ये लाइब्रेरी में प्रेजेंट है हमारे पास। स्कैनअप हो गया। तो ये जो फंक्शन होते हैं ना, ये डेवलपर को ईज प्रोवाइड करते हैं, उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि यूजर को कोई परेशानी ना हो। उनको सिर्फ यूज करना होता है, फंक्शंस होते हैं। तो लाइब्रेरी सिंपल क्या है, कलेक्शन ऑफ मेथड्स हैं जो पहले से डिफाइन किया हुआ है। डॉट नेट आर्किटेक्चर में इसको एक स्पेशल नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं FCL, ध्यान रखना, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज। डॉट नेट में आपको सिर्फ इसको लाइब्रेरी नहीं बोलना है, आपको बोलना है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। अब आती है जो मेन कंपोनेंट है, यही हमारा आर्किटेक्चर है, इसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ये एग्जीक्यूशन इंजन होता है। यहाँ तक हमने तो कोड लिख दिया, हमने कोड लिख दिया, जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है ना तब पिक्चर में आता है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इसको सम टाइम VESP बोलते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट सिस्टम। ये वर्चुअल होता है, जैसे आपने जावा में देखा था। हमें उसको थोड़ा सा मैं आगे, इसको आप थोड़ा स्किप कीजिए, हम आगे बात करते हैं इसके लिए। अब यही वही चीज़ें मैंने लिखी है लैंग्वेजेस के बारे में, आप उसको थोड़ा पढ़ सकते हो। और इसकी जो PPT है ये भी आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर लेना। तो जैसे मैंने बताया कि CLR क्या होता है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट सिस्टम होता है, लाइक जावा। जावा में भी तो ऐसा ही होता है, जावा वर्चुअल मशीन। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको नहीं करता है, इसको खुद का ही इन्वायरमेंट सिस्टम है वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो आप यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हो। अब जैसे जावा को देखिए, जावा में क्या है, सोर्स कोड लिखा, उसने कंपाइल कर दिया बाइट बाइट कोड में। और सिंपली कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, जावा, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर रहा, उसका खुद का इन्वायरमेंट सिस्टम है, वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। कंपाइल तो कंपाइलर करता है बट एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, बट यहाँ पर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो कर रहा है, इससे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर डॉट नेट की बात करें तो यहाँ पर देखो, जावा में तो एक ही लैंग्वेज है क्योंकि आप तो सिर्फ जावा यूज कर रहे हो। बट डॉट नेट में तो देखो यहाँ पे विजुअल बेसिक यूज हो रहा है, C# यूज हो रहा है, या कोई और अदर लैंग्वेजेस है, उनको क्या हो रहा है, हम कंपाइल कर रहे हैं। और कंपाइल करने के बाद जो EXE है उसको हमने बोल दिया CIL। ये कोड CIL, इसको हम आगे पढ़ेंगे डेप्थ में। इसको बोलते हैं कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और एग्जीक्यूट यहाँ पर JVM कर रहा था ना, देखो यहाँ पर CLR कर रहा है। तो बहुत सी सिमिलरिटी है जावा और हमारे डॉट नेट के एग्जीक्यूशन में। सिंटैक्स में नहीं कह रहा, एग्जीक्यूशन में सिमिलरिटी है। दोनों ही लैंग्वेजेस इन्वायरमेंट सिस्टम यूज करती है, वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज करती है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो CLR सिंपल है, ये क्या करता है, एक एग्जीक्यूशन इंजन है। जब हमारा सोर्स कोड रेडी हो जाता है, इसी का काम होता है एग्जीक्यूट करना। और एग्जीक्यूशन कैसे होती है, यही हमारा डॉट नेट आर्किटेक्चर। यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देखना, यही आपको समझ में आ जाएगा डॉट नेट आर्किटेक्चर में है क्या। अब देखो, हमने कोई कोड लिख दिया, मान लो C# का यूज करके हमने कोड लिख दिया। एक्चुअली में होता क्या है, पहले हम कोई भी कोड लिख देंगे, सोर्स कोड, उसको हम क्या कर देंगे, कंपाइल कर देंगे, फिर इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं होगा। मान लो कि हमने सोर्स कोड लिखा C# में। अब यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज कंपाइलर आता है, वो क्या करेगा, C# का कंपाइलर ने उसको इनपुट लिया सोर्स कोड और आउटपुट दिया यहाँ पर MSIL। MSIL होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। इसको सम टाइम सिर्फ IL भी बोल दिया जाता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड ये भी बोल दिया जाता है। डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक कंपाइलर क्या कर रहा है, सोर्स कोड को MSIL में कन्वर्ट कर रहा है। और साथ में मेटा डेटा कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी डेटा होता है जो एग्जीक्यूशन के लिए हेल्प करता है। अब देखो, जब हमारा MSIL कोड कन्वर्ट हो चुका है ना, तब पिक्चर में आता है हमारा CLR। ध्यान रखना, हमारा पिक्चर में कब आएगा CLR,
जब MSIL कोड में कन्वर्ट हो चुका होगा तब आता है। अब ये जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, इसके पास भी एक अपना कंपाइलर होता है, उसको हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सोर्स कंपाइल होना था, एरर होना था, जो भी फेजेस होने थे, वो ये कंपाइलर कर चुका है। ये कोड रेडी टू एग्जीक्यूट है, इसलिए इसको सिर्फ कंपाइल करना है, जस्ट कंपाइल करना है इसको। जितने भी सिंटैक्स एरर थे, लॉजिकल एरर थे, वो सब ये कंपाइलर इशू कर चुका है। ये सेकंड फेज कंपाइलर है, इसलिए इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम। अब सिर्फ उसको कंपाइल ही करना है, और वो कंपाइल करके कहाँ पर करता है? नेटिव। नेटिव यानी कि मशीन कोड। मशीन कोड क्या होता है? जहाँ पर हम एक्चुअली मशीन उसको समझ पा रही है, बाइनरी कोड या फिर उसको मशीन कोड भी बोल देते हैं। तो मेन चीज़ यहीं पे है। अगर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है। मान लो कि एक ही प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं VB.NET और यहाँ पर हम जे शार्प, ठीक है, 3 डेवलपर एक ही उस पे काम कर रहे हैं। यहाँ भी इसका क्या हो गया? ये सोर्स कोड हो गया, और यहाँ पे भी VB.NET का सोर्स कोड हो गया। अब देखो, इनके अपने अपने अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। मैंने आपको बताया ना, 11 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। 11 लैंग्वेजेस है .NET की जो ऑफिशियल है। उन 11 लैंग्वेजेस के अलग अलग कंपाइलर बने हुए हैं। अब इसका जो सोर्स कोड है ना VB का, ये इसका ही कंपाइलर समझ में, सिर्फ यही कंपाइलर समझ सकता है। जे शार्प का सोर्स कोड सिर्फ जे शार्प का कंपाइलर ही, इसलिए इसको बोलते हैं लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर। इसको सिर्फ लैंग्वेज कंपाइलर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख लेना लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर। और लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर क्या करता है? इनपुट लेता है सोर्स कोड और आउटपुट करता है वो MSIL में। ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड है। यहाँ पर आकर कोड सब एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर आप सोर्स कोड चेक करोगे ना, VB.NET का सिंटैक्स अलग है, C शार्प का अलग है, J शार्प का अलग है। अगर सब अलग अलग कोड सिंटैक्स हैं और आप एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो यहाँ तो फिर कन्फ्लिक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इनको लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पर इसको MSIL इंटरमीडिएट लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है, ताकि यहाँ पर आके ये सब एक जैसे दिखाई दें। और जब एक जैसे कोड दिखाई देंगे, तब इसको CLR एग्जीक्यूट कर देता है। CLR क्या नहीं समझता? सोर्स कोड को नहीं समझता है। सोर्स कोड को सिर्फ उन्हीं के ही स्पेसिफिक कंपाइलर समझते हैं, और वो कर देते हैं MSIL में कन्वर्ट। साथ में आता है मेटा डेटा, और उसी MSIL को लेता है हमारा CLR, जिसका खुद का कंपाइलर होता है, वो होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और वो लास्ट में बदल देता है हमारे मशीन कोड में। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें ये। अब यही वो चीज़ें लिखा हुआ जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है डायग्राम में, आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब CLR का और उसमें कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने MSIL तो समझ लिया। MSIL क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो सोर्स कोड होते हैं, वो एक फॉर्मेट पर आकर जमा हो जाते हैं MSIL, ताकि उसको कौन पहचान सके, उसको CLR पहचान सके। तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, कि जो लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर होते हैं, उसकी इनपुट क्या होती है, उसकी आउटपुट क्या होती है। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप देख पा रहे हो, लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर सोर्स कोड इसकी इनपुट होती है, और इसका आउटपुट होता है MSIL कोड। जस्ट इन टाइम कंपाइलर का इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है? इसका इनपुट होता है MSIL कोड या फिर इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इसको हम IL भी बोल देते हैं सिर्फ। और इसका जो आउटपुट होता है वो होता है मशीन या फिर नेटिव कोड। ये ध्यान रखना भाई, 2 कंपाइलर होते हैं, एक लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर और एक CLR का कंपाइलर। ये वही चीज़ें लिखी हुई, आप पढ़ लेना है इसको। अब आर्किटेक्चर CLR में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हम MSIL हमने पढ़ लिया, ये माइक्रोसॉफ्ट कलर लिखा हुआ है ना ऐसे, ये MISL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, ये हम देख चुके हैं क्या होता है। एक सिंगल फॉर्मेट होता है, ये CLR इसको समझता है। क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम कर लेते हैं, अगर आप कंसेप्ट समझते हो, आप उसको हैंडल कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि MSIL को, यानी कि CLR किस फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता है, तो वो MSIL को ही अंडरस्टैंड करता है हमारा CLR। अब CTS क्या है, CLS क्या है, गार्बेज कलेक्टर क्या है, कोड मैनेजर क्या है, ये हम देखते हैं आगे। मेन कंपोनेंट बहुत से होते हैं वैसे कंपोनेंट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 4 ही पूछता है ये। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, कॉमन टाइप सिस्टम, गार्बेज कलेक्शन, जस्ट इन टाइम सिस्टम, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। JIT आप समझ सके हो क्या होता है? सिर्फ जस्ट इन टाइम, उसको सिर्फ कंपाइल करना होता है। वन बाय वन वाइज समझ लेते हैं इसको। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या होता है? ये एक मॉड्यूल होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कॉमन लैंग्वेज, अलग 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 काम कर रहे हैं C शार्प पे, J शार्प पर। तो CLS का इसकी जिम्मेदारी बनती है इनको एक सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करे, जो MSIL होता है।
तो ये कौन करता है? हमारा CLS करता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग जो डॉट नेट की लैंग्वेजेस है उनके जो रूल्स है उनको CLR अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और यही होती है हमारी लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी। और अंडरस्टैंडेबल कोड कौन सा होता है? हमारा इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर एज इनपुट लेता है, और उसको जनरेट कौन करता है? लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर। ध्यान रखना भाई। CTS है। अब देखो, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पर काम कर रहे हैं, जैसे कोई C# पर कर रहा है और कोई J# पर कर रहा है, तो वहां पर डेटा टाइप को लेकर भी दिक्कत आएगी। जैसे C# कह रहा है कि मेरा तो इंट है, मैं तो भाई 2 बाइट यूज कर रहा हूँ। J# कह रहा है भाई मेरा तो इंट, मैं तो 4 बाइट यूज करूंगा। और अगर आप उनको फिर सिंगल प्रोजेक्ट पर काम करोगे तो दिक्कत तो आएगी भाई, एक डेवलपर 2 बाइट में यूज कर रहा है, एक 4 बाइट में। तो जो CTS होता है ना, ये कुछ रूल्स डिफाइन करता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पे काम करो तो आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा CTS को। ये कह रहा है कि नहीं भाई, आप इंट को यूज करो 2 बाइट का, चाहे आप अपना इंटीजर कुछ भी हो। अगर आपको साथ में काम करना है, लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी अचीव करना है, तो आपको डेटा टाइप इंट 2 बाइट का रखना पड़ेगा। इसी तरह से जितने भी डेटा टाइप्स हैं, प्री डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड डेटा है, उन सब के लिए वो रूल्स बनाता है कि अगर आपको ये साथ में काम करना है तो आपको साथ में ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। अपने डेटा स्ट्रक्चर मत देखो, अपने मेरे जो मैं बता रहा हूँ उनको चेक करो। अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, अपने डेटा सेट के साथ काम कर सकते हो, अपने डेटा टाइप के साथ काम कर सकते हो, बट CTS तब काम करता है जब हम लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। गार्बेज कलेक्शन क्या है? सिंपली है, जो ऐसे कुछ वेरिएबल है जो हमने यूज कर लिए हैं, प्रोग्राम फिनिश हो चुका है बट वो अभी भी वहां पर मेमोरी है। तो जैसे कि ए है, हमने ए ले लिया था, वहाँ पर 5 है। प्रोग्राम फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो गया, बट ए अभी भी वहाँ पर है जिसकी वैल्यू 5 है, और वो रिजर्व हो गया। अगर कोई और उसको वहाँ पर एलोकेट करना चाहेगा तो वो कहेगा नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी रिजर्व्ड है ये। तो CLR एक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट देता है, इसको यूजर को एक्सप्लिसिटली उसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली कर देता है इसको। जब उसको पता लग गया कि ये एलिमिनेट हो चुका है प्रोग्राम, अब इसको वैनिश कर देगा, यहाँ पे अब कोई नहीं है, तो गार्बेज हो गया ये। जब काम ही नहीं है तो गार्बेज हो गया, उसको डिलीट कर देता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर आप समझते हो क्या होता है? सिंपली जस्ट इन टाइम क्या होता है? ये एक पार्ट होता है CLR का, जो एज ए इनपुट लेता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड को, और नेटिव कोड में इसको चेंज कर देता है। अब यहाँ पर देखो भाई, हमने क्या क्या बताया था, सेम वही चीज़ें आ रही है। देखो यहाँ पर क्या है, VB.NET, C# और भी बहुत सी 11 लैंग्वेजेस लग जाती हैं। CLS क्या था? कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को MSIL में कन्वर्ट करना, जो CLR उसको समझ पाएगा। कॉमन टाइप सिस्टम क्या होता है? डेटा टाइप के ऊपर काम करते हैं। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज क्या होती हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन। ASP किसके लिए होता है? हमारे वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, डेटाबेस के लिए, विंडो फॉर्म के लिए, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, कोई रिमोटिंग एप्लीकेशन के लिए। और फिर लास्ट में हमारा आता है कॉमन टाइप, और यहाँ पर आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं करता है हमारा, कौन रन करता है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यूज करता है। तो ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कौन जो डॉट नेट अचीव करता है। इंटरऑपरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्यों है? अगर आपने एक बार MSIL में कन्वर्ट कर दिया कोड, उसके बाद आपको सिर्फ JIT यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज करना है, बार बार कोड को कंपाइल नहीं करना पड़ता। इससे पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सिक्योरिटी, मेमोरी मैनेजमेंट, सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट। तो ये था हमारा डॉट नेट आर्किटेक्चर। अगर आपको उसकी PPT चाहिए तो ये हमारे जो PPT चाहिए तो हमारे जो डॉट नेट, हमारा जो वेबसाइट है नेट एम्बिशन, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में इसको आप क्लिक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।